नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। और आज सुबह की बात चाय के साथ अर्थात करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम शुरू करते हैं। आज की जो शुरुआत है वो हम अपने देश के भूतपूर्व वैज्ञानिक, सबसे बड़े अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपास्त्रकर्ता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय स्वर्गीय श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इस कोट के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि यदि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। ठीक है, और यदि आप अपनी आदतें बदल देंगे तो वो आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन बहुत सारे उच्चाटनों के इधर उधर चला जाता है। हमको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि हमारे माता पिता के सपने, हमारे खुद के सपने हमारी केवल पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। तो जब आप अच्छा पढ़ेंगे तभी आप इस देश की प्रगति में अपने माता पिता की खुशियों पे और अपनी खुशियों को हमेशा पूरा कर पाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अत्यंत निर्धनता में जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात कितने प्रतिशत से भी कम कर दिया है। तो अपने यहाँ पे जो निर्धनता से भी नीचे, निर्धनता से नीचे का मतलब आप ये समझिए कि वे निर्धन नहीं माने जाएंगे जिन्हें तीन चीजें मिल रही हैं। क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये प्राइमरी चीजें आपकी पूरी हो रही हैं, आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां हैं, आपके पहनने के लिए कपड़े हैं और आपके पास सिर ढकने के लिए एक छत का इंतजाम यदि आपके पास है, तो आप निर्धन की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, इस चीज को क्लियर करते रहें। तो अभी भारत ने इस रेशियो को 3% से भी कम कर दिया है। ये एक अच्छे आंकड़े हैं भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे इसी को। निर्धनता क्या है? तो निर्धनता या गरीबी वह स्थिति है जिसमें धन के अभाव के कारण जो भी सदस्य, जो परिवार का मुखिया है, वह अपने आश्रित लोगों की सभी संसाधनों की पूर्ति जो है वो नहीं कर पाता। ठीक है, और उसके परिवार को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता, जीवन की न्यूनतम आवश्यकता मतलब रोटी, कपड़ा और मकान भी उपलब्ध नहीं हो पाते। ठीक है ना, अर्थात यदि इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो घर का मुखिया यदि अपने परिवार को रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं दिलवा पाता तो उसे हम क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। इसी पर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था गिलिन एंड गिलिन। ठीक है ना, तो गिलिन और गिलिन ने, इन्होंने ऐसा कहा है कि निर्धनता जो है वह दशा है जिसमें अपर्याप्त वस्तुओं के कारण व्यक्ति अपने जीवन का स्तर सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत नहीं रख पाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए देखें भारत में जो निर्धनता के कारण हैं, वो देखिए ये 5 कारण जो हैं वो भारत में निर्धनता के माने गए हैं। जैसे पहला है जाति प्रथा। भारत में जातियों का इतना ज्यादा भेदभाव है कि कुछ जातियों के पास सारे संसाधन है और बाकी जातियों के पास उन संसाधनों का अभाव है। तो भारत में निर्धनता का एक प्रमुख कारण जो है वो जाति प्रथा भी रही है। दूसरा है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। ये कल की क्लास में ही मैंने कहा था कि भारत में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर परिवार में 10 लोग हैं और उनके पास कुल 5 एकड़ जमीन है, ठीक है ना, तो वो 10 लोग इस 5 एकड़ जमीन पर ही लगे हुए हैं, आश्रित हैं। उसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। तीसरी चीज है कालाबाजारी। ठीक है, हम जो मार्केट रेट पे कोई चीज मिल रही है उसको चोरी करके बेचने के लिए, या प्याज जब 5 रुपए किलो है तो हम उसको संग्रह करके रख लेते हैं और उसके बाद जब वही प्याज 80 रुपए किलो बिक रही है तब हम उसे मार्केट में लाते हैं। तो ये क्या है? वस्तुओं की कालाबाजारी जो है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। चौथी चीज है बेरोजगारी। भारत में पढ़े लिखे बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा पे है लेकिन उसके बाद उनको लगातार रोजगार के अवसर उतने उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके कारण भी भारत में निर्धनता है। और पांचवी चीज है प्रतिकूल जलवायु। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी फसलें होती हैं कृषि प्रधान देश होने के कारण, लेकिन बेमौसम बारिश या बेमौसम ओलावृष्टि या ऐसी कुछ चीजें आ जाने के कारण फसलें क्या है, खेत में ही रह जाती हैं, किसानों घरों तक वो नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण भारत में निर्धनता जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन और किस देश के बीच सैन्य सहायता समझौता हुआ है। ये बड़ा हॉट टॉपिक है क्योंकि अभी मालदीव एक देश है और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू
ठीक है ना, मोइज्जू ने भारतीय सेना को बाहर निकलने के लिए कहा है। याद रखिएगा, जहां से भारत निकलेगा वहां कौन आएगा? चाइनीज आएंगे, ठीक है ना, चीन आएगा। तो इन्होंने भारतीय सेना को बाहर निकलने के लिए कहा, और जैसे ही भारतीय सेना के सैनिक बाहर निकलेंगे तो उन्होंने किसके साथ समझौता किया? चीन ने मालदीव के साथ जाके समझौता कर लिया है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ये अभी हाल ही में बहुत करंट टॉपिक रहा है। अगली स्लाइड पे इसको देखते हैं हम। ये चीन ने मालदीव के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और मुफ्त सैन्य सहायता, ये ऐसा हमेशा करता है। मुफ्त सैन्य सहायता के बदले ये क्या लेगा? अभी इनको ये, जैसे पाकिस्तान को इसने कर्ज के जाल में फंसा दिया, ठीक है ना, पाकिस्तान को फंसा के बर्बाद कर दिया, श्रीलंका को बर्बाद कर दिया, नेपाल को इसने बर्बाद कर दिया था, भूटान अभी सी राह पर है, और उसके बाद ये पांचवा देश हो जाएगा कौन सा? मालदीव। ये मालदीव को भी इसी कर्ज के लालच में फंसा के मुफ्त सैन्य सहायता देगा, और उसके बदले में उसके बंदरगाह, एयरपोर्ट, ये सब उनसे धीरे धीरे कब्जा कर लेगा, और वहां पे अपने सैन्य अड्डे बना लेगा। धीरे धीरे ये पूरा देश उसकी इकोनॉमी के गुलाम हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी मोइज्जू जी को ये बात समझ में नहीं आ रही, बाद में आएगी, क्योंकि चीन जो है वो क्या है? ड्रैगन है, और ड्रैगन का एक जो नीति है वो क्या है? वुल्फ मेथड कहलाती है। वुल्फ मेथड कहलाती है, ठीक है ना। वुल्फ मेथड आप नहीं जानते होंगे, चाइना की ये सबसे बड़ी पॉलिसी रही वुल्फ मेथड। ये अपने आप को इतना खूंखार दिखा के प्रदर्शित करते हैं कि सामने वाला इनसे डर के अपना कब्जा छोड़ दे। गलवान घाटी पे जो इन्होंने किया था वो वुल्फ मेथड का ही एक प्रकार था, ठीक है ना। 16 जून याद होगा आपको, गलवान घाटी विवाद हुआ था 16 जून में। इन्होंने यही वुल्फ मेथड टैक्टिक्स अपनाई थी वहां पे, और उस वुल्फ मेथड टैक्टिक्स में इन्होंने लगभग 20 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी थी। लेकिन उसके बदले ये दांव आज तक शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति हैं, इनके लिए ये सबसे बुरा वो रहा है, समय रहा है कि जब भारतीय सैनिकों ने उनके दुगने से ज्यादा सैनिकों को मारा था। भारतीय 20 मारे थे और चाइनीज 43 सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा घटनाक्रम है, गलवान घाटी में जो हुआ था, ठीक है ना। तो अभी चीन ने, ये चीन के राष्ट्रपति हो गए शी जिनपिंग, और ये हो गए मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू, ठीक है ना। इन दोनों के बीच अभी मुफ्त सैन्य समझौता हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कुछ हफ्ते पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने भारतीय सैनिकों के पहले समूह को मालदीव छोड़ने के लिए समय सीमा तय की थी, ठीक है ना। और ये बयान जो है वो भारत से जोड़कर देखा जा रहा है, बिल्कुल है, भारत से जोड़कर देखा ही जा रहा है, क्योंकि भारतीय सैनिकों को आप बाहर निकाल रहे हैं जो सुरक्षा पे आपके थे, और आप अब चाइना से मुफ्त की सैन्य सहायता लेना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी बात है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नेवल वॉर कॉलेज, नेवल वॉर कॉलेज मतलब नौसेना, नौसेना का जो वॉर कॉलेज है जहां पे युद्ध की नीतियां सिखाई जाती हैं, वहां पे चोल भवन का उद्घाटन किया गया है। अब याद रखिएगा कि साउथ में, दक्षिण भारत में 3 शासक मिलते हैं या 3 राजवंश मिलते हैं। कौन कौन से हैं? पहले चेर, दूसरे चोल, और तीसरे पांड्य, ठीक है ना। जिसमें से चोल शासकों में राजराज प्रथम, ठीक है ना, कुलोत्तुंग प्रथम, ये सभी जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि नौसेना कैसी? विकसित, विकसित नौसेना जो है वो किनके पास थी? चोल शासकों के पास थी। विकसित नौसेना थी किसके पास? चोल शासकों के पास थी। इसीलिए जो नेवल वॉर कॉलेज है उसमें चोल भवन का उद्घाटन किया है। और हमेशा याद रखिए ये किसकी बातें चल रही हैं? वॉर मतलब युद्ध, और युद्ध के लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन होगा? रक्षा मंत्रालय। तो इसका उद्घाटन कौन करेगा? रक्षा मंत्री करेंगे। और कहां करेंगे? गोवा में करेंगे, ठीक है ना। कहां पे करेंगे? गोवा में करेंगे, ठीक है। तो नेवल वॉर कॉलेज चोल भवन का जो उद्घाटन है वो कहां पे किया गया है? गोवा में किया गया है, ठीक है ना। और किसके द्वारा किया गया है? तो आपको यह भी याद रखना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगली स्लाइड पे देख लेते हैं इसे हम। ये देखिए, राजनाथ सिंह ने 5 मार्च 2024 को नेवल वॉर कॉलेज NWC गोवा में नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया। इस चोल नाम की आधुनिक
इमारत जो है वो चोल राजवंश के शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य को श्रद्धांजलि देती है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास क्या था, सबसे बड़ा शक्तिशाली समुद्री मार्ग था, शक्तिशाली समुद्री जहाज थे, जल जहाज थे, जिनसे उन्होंने लगभग कंबोडिया तक जाके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और आज भी इंडोनेशिया में जो दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, वो चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा ही स्थापित किया गया था, ये चोल राजवंश का। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए और इन्होंने अभी नेवल वॉर कॉलेज में चोल भवन का उद्घाटन किया है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्तमान में उद्गम पोर्टल में भाग ले रहे हैं, जो व्यक्तियों को उनके लापता जमा खातों की खोज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं पहले जिनका एक्सीडेंट हो गया, अचानक से पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन उनके बैंक अकाउंट थे, उन बैंक अकाउंट से कोई भी पैसे लेने के लिए नहीं आया। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है उद्गम पोर्टल, ठीक है ना, उद्गम मतलब जहां से चीजें उत्पन्न होती हैं। तो उद्गम पोर्टल के तहत उनके परिवार वालों को ढूंढा जाएगा, या उनके परिवार वाले अगर कहीं दूसरी जगह बसे हुए हैं तो वो अपनी जो नज़दीकी शाखा है उस पर जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट दें, और वो वेरीफाई करने के बाद जो उनके जमा खाते हैं, बचत खाते हैं, उन पर जो पैसा जमा है उन्हें उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। तो ऐसा करने के लिए रिजर्व बैंक ने 30 बैंकों के साथ क्या किया है, एक अलायंस बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, ताकि वो आपस में ये सारी चीज़ें शेयर कर सके और किसी को ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो ये कितने बैंकों के साथ उसने किया है, इस बैंकों के साथ उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए पीपीटी में से, ये देखिए उद्गम पोर्टल जो है बैंकों में जमा अनक्लेम्ड पैसा निकालना, जिसे अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है, ठीक है ना, तो उस अनक्लेम्ड पैसे को निकालना जो है और पता लगाना, दोनों क्या हो गया है, इसके माध्यम से आसान हो गया है। और आरबीआई ने 30 बैंकों को उद्गम पोर्टल के माध्यम से ये सुविधा अभी दी जा रही है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो अनक्लेम्ड पैसा था उसे आरबीआई ने 30 बैंकों को कहा है कि आप तो अगर कोई क्लेम करता है या कोई पता लगाने की कोशिश करता है तो आप उसे पता लगा के दें, ताकि वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। चलिए अगली स्लाइड पे देखें। अगला क्वेश्चन है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कैरोली थिएटर में राज्य के अपने ओवर द टॉप ओटीटी, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है जैसे अमेजॉन प्राइम है, ठीक है ना, और भी हजार आ चुके हैं इस समय, तो इन पे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप, ठीक है ना, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म कहलाते हैं, ठीक है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। इसका उद्घाटन किया है, और यह किस नाम के प्लेटफॉर्म का भारत का पहला सरकार समर्थित प्लेटफॉर्म है। तो अभी केरल सरकार ने, क्योंकि केरल क्या है, किसके किनारे बसा हुआ है, समुद्र के किनारे, तो उसके प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, सी स्पेस है। क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, सी स्पेस है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए सी स्पेस जो है वो भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसे केरल राज्य फिल्म विकास निगम और केरल में सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सहयोग से लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें यह याद रखिएगा कि सी स्पेस पर प्रत्येक सबमिशन 3 क्यूरेटर द्वारा, कितने क्यूरेटर द्वारा, 3 क्यूरेटर द्वारा, मतलब जब भी आप इस पे कोई चीज अपलोड करेंगे तो उसको तीन चरणों में उसकी जांच होगी। उसकी सांस्कृतिक समरसता देखी जाएगी, उसका फिल्म निर्माण देखा जाएगा, उसका सामाजिक वैल्यू देखी जाएंगी, ठीक है ना, जो कलात्मक, उसमें कला कितनी है, आर्ट कितना है, दूसरा सांस्कृतिक, और उसका मनोरंजन मूल्य कितना है, ठीक है ना, फिर वो लोगों को कितना इंटरटेन कर पाएगी, इस पर विचार किया जाएगा। और जो केवल स्वीकृत सामग्री होंगी वही उस ओटीटी अर्थात सी स्पेस पर अपलोड की जाएंगी, ठीक है ना। और क्यूरेटर ने पहले ही सी स्पेस के पहले चरण के लिए कितनी फिल्मों का चयन किया है, 42 फिल्मों का चयन किया गया है, जिनमें से 35 जो हैं वो फीचर फिल्में हैं, ठीक है ना, और 6 जो हैं वो वृत्त चित्र हैं, और 1 जो है वो लघु फिल्म है, ठीक है ना। तो 35, 6, 41, 1, 42 जो है वो पहले चरण में ये आ जाएंगी, ठीक है ना। सी स्पेस की एक विशेष विशेषता, इसको आप याद रखिएगा कि इसमें क्या है, पारदर्शी संचालन है, ठीक है ना। इसमें जो भी होगा आप कभी भी उसमें जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर विजन रहेगा कि वो चीजें कैसे चल रही हैं। और दूसरा क्या है, समग्र आय और राजस्व बंटवारे पर स्पष्टता प्रदान करती है। समग्र आय और राजस्व बंटवारे पर ये क्या करती हैं, स्पष्टता प्रदान करती हैं, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखेंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की बैंक ने हाल ही में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, अवमूल्यन किया है,
ठीक है ना। तो पहला है इसमें आंसर इजिप्ट, तो पहला ही ऑप्शन इसमें आंसर है इजिप्ट। ठीक है, तो इजिप्ट ने अभी हाल ही में अपनी मुद्रा का क्या किया है, अवमूल्यन किया है। ठीक है, और ये अफ्रीकी देशों में सबसे बड़ा देश है। मिस्र जो है वो नील नदी के किनारे पर बसा हुआ उत्तरी अफ्रीका का एक प्राचीन सभ्यता है। ठीक है ना, जिसे फारस की सभ्यता भी कहा गया है। तो मिस्र को और क्या कहा जाता था, फारस की सभ्यता कहा जाता था। ठीक है ना, और इस फारस की सभ्यता में सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया था, मैलूहा सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया, मैलूहा सभ्यता कहा गया है। ठीक है ना, और इसके पास जो है यहाँ का सबसे जो बड़ा शासक था वो कौन था, फ़ारो था। ठीक है, लेकिन उसके बाद प्राचीन मिस्र जो है वो नवीन साम्राज्य के दौरान जो है अपनी चोटी पर पहुंचा, और इसके बाद इसने इसका मंद पतन, धीरे धीरे ये डाउनफॉल पे चला गया। ठीक है ना, कहाँ चला गया, ये धीरे धीरे डाउनफॉल पे चला गया। ठीक, इसके बाद इसने, ये रोमन साम्राज्य ने इस मिस्र पर अपना अधिकार कर लिया और इसे एक प्रांत बनाकर रख दिया। किसने इस पर अधिकार कर लिया, तो सबसे पहले फ़ारो का साम्राज्य आएगा, दूसरे नंबर पर नवीन का साम्राज्य, और तीसरे नंबर पर ये रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। ये इसमें महत्वपूर्ण विशेषता रही है। चलिए आगे देखें, ये देखिए, ये है इजिप्ट। ठीक है ना, और यहीं पे मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो जोड़ती है, यहीं पे कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। कौन सी है, स्वेज कैनाल। ठीक है ना, स्वेज की स्पेलिंग जरूर अच्छे से याद रखिएगा, SUEZ। ठीक है ना, वरना स्वेज के लोग स्पेलिंग SWEZ भी लिखते हैं, तो वो गलत है, SUZ है, स्वेज। ठीक है ना, तो स्वेज नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को, रेड सी को क्या बोलेंगे, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, याद रखिएगा। इजिप्ट को, जैसे इंडिया और भारत वाला है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि हिंदी में उसी देश को इंडिया बोला जा रहा है और हिंदी में उसे क्या बोला जा रहा है, हम भारत बोल रहे हैं। सेम इसी तरह इजिप्ट इंग्लिश में है और इसी का हिंदी जब नामापन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं। ठीक है ना, इजिप्ट की राजधानी जो है, इजिप्ट की राजधानी CIARO कायरो है, लेकिन वहीं पर जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इसकी राजधानी हम क्या पढ़ते हैं, काहिरा पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इजिप्ट की कायरो है और मिस्र की काहिरा है। ठीक है ना, और मिस्र को क्या बोला जाता है, नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को। और हम क्या कहते हैं, मिस्र को हम क्या बोलते हैं, नील नदी का वरदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नील नदी का वरदान बोलते हैं। और अभी ये ऐसा देश हुआ है जिसने अपनी मुद्रा को अवमूल्यित किया है। क्या किया है, मुद्रा को अवमूल्यित किया है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में NPCI ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी रूप पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए एक समझौता किया है, किसके साथ, तो दो चीजें पहले से मिली हुई हैं, NPCI और AI। ये किसके साथ कर रही हैं, IISc बैंगलोर के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है ना, भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के साथ इन्होंने अपना एक अभी संयुक्त समझौता, संयुक्त समझौते को क्या बोलते हैं, MOU। संयुक्त समझौते जब दो पक्षों के बीच किए जाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, ऑफिशियली MOU। ठीक है ना, ये देखिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI तकनीक पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बैंगलोर के साथ एक बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। ठीक है ना, एसोसिएशन ने डीप टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसको क्या किया है, बढ़ावा देने की अपनी उम्मीद को रखा है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें क्या है कि जो भी चीजें इसमें चल रही हैं, ठीक है, जैसे जो भी डिजाइन बनेगी या डिजाइन के साथ साथ इस पे जो भी टेक्निकल चीजें चल रही हैं कि किसी के गूगल पे या ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उसके साथ ये मिल के IISc के साथ, है ना, उसको AI के तहत बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जो जटिल तकनीकी है और इंजीनियरिंग है उस समस्या विवरणों को हल किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि हाल ही में किस कंपनी के साथ नीति आयोग ने रणनीतिक महत्व के स्कूलों में फ्रंटियर टेक लैब्स स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है।
तो नीति आयोग जो भारत का पहले विकास आयोग है, उस नीति आयोग ने रणनीतिक महत्व के स्कूलों में फ्रंटियर टेक लैब्स क्या है, जहाँ पे हम ये सारी जानकारी रणनीतिक या सामरिक जानकारियों को बहुत एक साथ जो है वो जुटा पाएंगे। उसके लिए एक ग्लोबल कंपनी जो है, जो मेटा है, ठीक है ना, फेसबुक मेटा, तो इस मेटा के साथ हमने इसको समझौता किया है, और जो भी होगा उसके बाद हम इसे देखेंगे। तो चलिए पीपीटी पे देखते हैं इसको। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन क्या है, AIM, और मेटा ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, कौन सा, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए एक सहयोग की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य जो है भविष्य की प्रौद्योगिकियों का लोकतंत्रीकरण करना है, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, ये सब का उपयोग करके इसे क्या किया जाएगा, सशक्त बनाएंगे, जिसमें साइबर सुरक्षा जो है, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे सारा कुछ काम होगा। तो इसमें दो चीजें मिल रही हैं, कौन कौन सा, एक तो AIM और दूसरा FTL, ठीक है ना। तो AIL मेटा के साथ मिलके क्या बनाएगी, FTL बनाएगी। आपको ये याद रखना है कि AIM जो है, AIM अटल इनोवेशन मिशन प्लस मेटा मिलके क्या बनाएंगी, FTL, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। चलिए अगला, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ठीक है ना, तो अभी प्यारी बहना लाडली बहना कहाँ पे लॉन्च हुई थी, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के साथ 5 अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए थे, जिनमें से एक राज्य कौन सा था, हिमाचल प्रदेश था। कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। और वहां पे मुख्यमंत्री कौन हुए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है ना। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो महिला कुछ नहीं कर रही, हम 1500 रुपया मासिक भत्ता देंगे, जैसे ही वो कमाने लगेंगी या कोई भी नवाचार करेंगी तो उसके बाद उनका वो अमाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि इसमें सारी महिलाओं को नहीं मिला है, केवल कितनी महिलाओं को दिया जा रहा है अभी, ये प्रारंभिक चरण में केवल 5 लाख महिलाओं को ही ये राशि जो है वो प्रदान की जा रही है। आप इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखें, देखिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का जो परिचय है, इसे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को ये सम्मान देने के लिए कहा है, और इसके तहत पात्र महिलाओं को 1500 का मासिक वजीफा मिलेगा, जिसका टोटल बजट कितना आएगा, 800 करोड़ रुपया आएगा, ठीक है ना। और इसका जो पहला लक्ष्य है वो 5 लाख से अधिक महिलाओं को कवर करना है, जिससे उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जा सके, ठीक है। चले अगला है, हाल ही में किस खाद्य वितरण कंपनी ने IRCTC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह ट्रेनों में प्री ऑर्डर किया गया भोजन वितरित करेगा। आहा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो गई है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बेंगलुरु। इंग्लिश वाले का आंसर, बच्चे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन अलग है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, अर्थात नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मेला है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मेला वो 2024 में कहाँ लगाया गया, ठीक है ना, वो कहाँ लगाया गया है, बेंगलुरु में लगाया गया है। आप इसका आंसर यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन कल हुआ था, किस खाद्य वितरण कंपनी ने IRCTC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें वह ट्रेनों में प्री ऑर्डर किया गया भोजन वितरित करेगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है, आप इसे ऐसा समझिए कि अमेजॉन हो गया, अमेजॉन हो गया, फूड चैन हो गया, तीसरा स्विगी हो गई, और चौथा हो गया जोमेटो। ये 4 जो हैं वो भोजन, हालांकि अमेजोन तो नहीं पहुंचाता, सिर्फ ऑप्शन में फूड चैन है, स्विगी है या जोमेटो है। तो इस पे IRCTC ने किसके साथ समझौता किया है, स्विगी के साथ किया है। किसके साथ किया है, स्विगी के साथ किया है। और स्विगी की जो स्थापना है वो आज से 10 साल पहले 2014 में की गई थी।
ठीक है ना। 2014 में इसकी स्थापना हुई है। और ये भी आप याद रखें कि 2014 में स्थापना के साथ वर्तमान में यह भारत के 300 से अधिक 300 से अधिक शहरों में भोजन उपलब्ध कराती है। है ना, वर्तमान में ये भारत के 300 से अधिक शहरों में भोजन उपलब्ध करा रही है। ठीक है, तो आईआरसीटीसी का आंसर क्या हो जाएगा? स्विगी। और नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर जो है वो कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना, ये बेंगलुरु में हुआ है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 5 से 7 मार्च 2024 तक ये अभी संपन्न हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली में 8 मार्च 2024 को राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है, भारत मंडपम में। कहाँ दिया गया है? भारत मंडपम में दिया गया है। ठीक है ना, तो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये सम्मान जो है राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार जो है वो प्रसिद्ध कथावाचक सुश्री जया किशोरी जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? जया किशोरी जी को प्रदान किया गया है। ठीक है ना, तो ये किसको दिया गया है? जया किशोरी जी को दिया गया है। उनके अलावा भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है, हम उसकी पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय रचना पुरस्कार जो है कथावाचक जया किशोरी जी को प्रदान किया गया है। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता और शिक्षा और गेमिंग, इस पे भी, अर्थात गेमिंग पर भी आपको पुरस्कार मिल सकता है। अगर आप गेम खेल रहे हैं, ये जितने पबजी और फ्री फायर खेल रहे हैं, वो भी ध्यान दें कि आपको गेमिंग में भी इनाम मिल सकता है, बशर्ते वो पॉजिटिव हो। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। ये इतने लोगों को मिला है। ये जया किशोरी जी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का मिला है। जो महत्वपूर्ण उनको देख लेते हैं। मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर के लिए मिला है। ठीक है ना, गौरव चौधरी को टेक्स्ट श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्माता का मिला है। कामिया जानी, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ये पसंदीदा यात्रा निर्माता है। ठीक है ना, निश्चय करके एक लड़का है, उसको गेमिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का अवार्ड मिला है। ठीक है ना, उसके बाद आरजे रौनक, आपने सभी ने सुना होगा, इंदौर से थे आरजे रौनक, मैं बउआ, है ना, तो बउआ इनका उपनाम पड़ा था। बउआ जो है वो सर्वाधिक रचनात्मक पुरुष रचनाकार का अवार्ड जो है वो इनको मिला है। ठीक है, उसके अलावा अमन गुप्ता को वर्ष के सेलिब्रिटी निर्माता के तौर पे मिला है। और लक्ष्य डबास जो है ये भी महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लक्ष्य डबास को सबसे प्रभावशाली कृषि निर्माता, ठीक है ना, तो सबसे प्रभावशाली कृषि निर्माता में इसको मिला है, लक्ष्य डबास को मिला है। चले आगे देखें। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव कब आयोजित किया जाएगा? तो ये कब आयोजित किया जाएगा? आज से। आज 11 मार्च है, तो आज 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक इसे आयोजित किया जाना है। ठीक है ना, अब आप याद रखिएगा कि साहित्योत्सव इसलिए क्योंकि इस साल से कितने वर्ष पूरे हो गए? 70 वर्ष पूरे हो गए। और पहला साहित्य सम्मान कब मिला था? 1955 में मिला था। ठीक है ना, कब मिला था पहला साहित्य सम्मान? 1955 में मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये साहित्य अकादमी के इस वर्ष 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है ना, और इस वर्ष साहित्य अकादमी अपना 70वां वर्षगांठ मना रही है। इसमें किस पे होगा? भारत की सांस्कृतिक विरासत पर होगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत पे होगा। दूसरा क्या है? भारतीय भाषाओं में विज्ञान। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत में आप समझिए कि भारत की सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध रही है कि हमने वेदों से लेके, मतलब जब लोगों के पास लिखने के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे तो हमने उन चीज़ों को क्या रखा? अपने कंठ पर रखा, उन्हें याद रखा, और ऐसा हजारों वर्षों तक चला। हमने वेद याद रखे, हमने पुराण याद रखे, हमने उपनिषद याद रखे,
ठीक है ना, वेदों के साथ उनके उपवेद याद रहे, ब्राह्मण याद रहे, आरण्यक याद रहे। तो ऐसे लगभग 1000-2000 ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने उन्हें याद करके रखा, और वो आगे की पीढ़ी के लिए बहुत जिम्मेदार और बहुत ही नॉलेजफुल क्रिएचर रहे। ठीक है ना। दूसरा जो है भारतीय भाषाओं में विज्ञान की कथाएं। जैसे भारतीय भाषाओं में विज्ञान की कथा आप एक छोटा सा उदाहरण से समझिए कि आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 1901 के आसपास ऐसा कहा जाता है कि जॉन राइट और ऑरवेल राइट ने प्लेन की, हेलीकॉप्टर की, ठीक है ना, खोज की। लेकिन उसके 500 साल पहले 15वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस पे एक चौपाई लिखी कि चलत विमान कोलाहल होई, कि अर्थात विमान के चलते समय क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। यदि आप सोचें कि अगर उन्होंने उस समय उस टेक्नोलॉजी से वो अपरिचित थे, क्योंकि अपने यहाँ विमान शास्त्र लिखा गया है प्रॉपर, ठीक है ना, विमान शास्त्र अलग ऋषि ने लिखा है, तो उस विमान शास्त्र को उन्होंने पढ़ा रहा होगा, तभी उन्होंने लिखा कि चलत विमान कोलाहल होई। ठीक है, बिना देखे भाई मोबाइल में रिंगटोन बजेगी या नहीं बजेगी, आप बिना मोबाइल देखे कैसे बता सकते हैं? ठीक है ना, साइकिल में चैन होगी या नहीं होगी, आप बिना देखे नहीं बता सकते। तो उससे 500 साल, 19वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी, लगभग 500 सालों का अंतर, और 15वीं शताब्दी में तो गोस्वामी तुलसीदास लेके गए कि चलत विमान कोलाहल होई। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है। तो भारतीय भाषाओं में जो विज्ञान की हजारों कथाएं ऐसी आपको मिल जाएंगी, तो वो क्या है, उसके बारे में भी साहित्य अकादमी के इस साहित्य उत्सव पर चर्चाएं होंगी। तीसरा जो है नैतिकता और साहित्य। भारतीय संस्कृति में या भारतीय साहित्य में नैतिकता का बहुत महत्व रहा है, तो उसके लिए भी भारतीय भाषाओं में जीवनियाँ, अलग अलग भारतीय भाषाओं में बहुत सारी जीवनियाँ लिखी गई हैं। साहित्य और सामाजिक आंदोलन, साहित्य का और सामाजिक आंदोलनों का बहुत जुड़ाव रहा है। ठीक है ना, क्योंकि साहित्यकारों ने सामाजिक आंदोलनों में बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे गीत लिखे, और वो सामाजिक आंदोलनों के लिए क्या है, एक उन्होंने माहौल बनाया। ठीक है ना, तो साहित्य का और सामाजिक आंदोलनों का साथ रहा। विदेशों में भारतीय साहित्य, विदेशों में बहुत सारा, जैसे आप कभी भी देखिए कोई भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने या कुछ भी, वो गीता का कोट हमेशा करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा साहित्य है जो विदेशों तक पहुंचा है। और स्वतंत्रता के बाद कैसा भारतीय साहित्य लिखा गया, उसके बारे में इस साहित्य उत्सव में सभी चर्चाएं की जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अविकसित शहरों के विकास को गति देने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम, आकांक्षी शहर कार्यक्रम जो है, कौन सा शहर आकांक्षी है इस चीज के लिए कि वो अविकसित शहर से विकसित शहर में कन्वर्ट हो सके, अविकसित शहर से विकसित शहर में कन्वर्ट हो सके, तो इसके लिए कौन सा शहर आकांक्षी है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्या है इसका सही आंसर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी आकांक्षी शहर कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और उन्होंने घोषणा की है कि जो भी इसमें फंड होगा वो राज्य शासन की तरफ से दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुंचा है? ठीक है ना, तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष जो है, आप याद रखेंगे कि बैडमिंटन के मेन 4 इवेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4 इवेंट होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है अमेरिकन ओपन। सबसे पहला कौन सा होता है? अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है। तीसरे नंबर पे कौन सा होता है? विंबलडन होता है। ठीक है ना, विंबलडन। और चौथे नंबर पे क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा इवेंट है, और इसके सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन, ठीक है ना, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन जो हैं वो पहुंचे हैं। लक्ष्य सेन पहुंचे हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनकी फोटो। ठीक है, लक्ष्य सेन की ये देखिए, ये लक्ष्य सेन है जो भारत के प्रसिद्ध शटलर हैं। ठीक है ना, ये लक्ष्य सेन की फोटो है जो भारत के प्रसिद्ध शटलर हैं, और ये फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंचे हैं। फ्रेंच ओपन जो है वो 1909 में क्या कहलाता था? फेडरेशन फ्रांसिस डी बैडमिंटन द्वारा आयोजित किया जाता था। ये 1915 1934 के बीच, 1965, 70, 72, 94 और 2006 में इसे रोक दिया गया था। पहले इसे प्रमुख 4 में नहीं माना जाता था, लेकिन उसके बाद से BWF ने 2018 से इसे जो है वो टॉप 4 में माना है। चलें, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का
97वां सदस्य बनकर मंजूरी देने वाला बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां मेंबर अभी हुआ है, कौन है वो? पनामा। ठीक है ना, साउथ अमेरिकन कंट्री है पनामा। तो पनामा जो है अभी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां देश बना है। आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? भारत के गुरुग्राम में। कहाँ पे है? भारत के गुरुग्राम में स्थापित है, और इसमें अभी तक 97 देश जो है वो जुड़ चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी थीम। ये देखिए, संक्षेपाक्षर है इसका ISA, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ये अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ नेशंस टू एंडोर्स क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट। ठीक है ना, कि हम सभी चीज़ों को स्वच्छ करना चाहते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है ना। और इसकी जो घोषणा है वो कब हुई थी? पेरिस जलवायु सम्मेलन में इसको घोषित किया गया था। ठीक है ना। इसे आप सर्च करने के लिए INTS इंट सोलर अलायंस ऑर्गेनाइजेशन पर जाके इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना है। ठीक है ना, आज की क्लास के लिए इतना है। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।